एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने भले ही इजाजत दे दी हो, लेकिन ज्यादातर निजी स्कूल 1 सितंबर से यानी कि आज से रीओपन करने के मूड में नहीं है। निजी स्कूलों का कहना है कि 1 सितंबर से वर्ग 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए फिर से स्कूल खोलना मुश्किल होगा। उन्होंने आगे बताया कि 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल क्लासेस चलते रहेंगे। उनका कहना है कि पेरेंट्स अभी बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। वहीं कुछ स्कूलों का कहना है कि पहले वो बच्चों के गार्जियन को कंसेंट फॉर्म भेजेंगे और उनका क्या रिस्पॉन्स होता है उसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। वहीं कुछ निजी स्कूल अक्टूबर में स्कूल खोलने के पक्ष में है। वहीं आज से सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। निजी स्कूल पहले सरकारी स्कूल का अनुभव भी देखना चाहते हैं और दिल्ली सरकार द्वारा गठित डीडीएमए की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कुछ दिन पहले ही सौंपी थी, जिससे सरकार को स्कूल खोलने के लिए हरी झंडी मिल गई थी। और अब सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने सिफारिश की है कि इस दौरान सभी क्लासेस के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले बड़ी क्लासेस के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएं और उसके बाद मिडिल और आखिरी में प्राइमरी क्लासेस को शुरू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को और स्टाफ को प्राथमिकता से वैक्सीनेट कराने के लिए भी कहा है। इसी पर दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज से स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल खुल भी गए हैं, क्या कुछ फिलहाल बच्चों का रुझान देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से डीडीएमए की, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी के माध्यम से ये रिपोर्ट जो सरकार को रिपोर्ट दी गई कि सरकारी स्कूल जो है वो खोले जा सकते हैं क्योंकि नियमों का पालन किया जाएगा, कोविड गाइडलाइन का नियमों का पालन करवाया जाएगा स्कूलों के अंदर भी। और वही चीज परिजन भी चाहते थे। मगर जिस तरीके से आप प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूल अभी खोलने के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सरकारी स्कूलों को खोलते हैं और जिस तरीके से 9वीं से 12वीं क्लास की खोलने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं वो पहले सबक लेना चाहते हैं। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं जो नुकसान नहीं झेलना चाहते हैं। और परिजन भी यही चाहते हैं कि परिजनों को एक फॉर्म दिया गया है हर स्कूल को कि उनके छात्रों को यानी कि बच्चों को और के अपना फॉर्म भरवा के दें, ताकि परिजन जो है वो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि परिजन बच्चे जो हैं वो सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाएंगे और कहीं ना कहीं उसकी जो नियम होंगे वो कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाए जाएंगे। मगर स्कूलों की जिम्मेवारी बनती है और इसीलिए कहीं ना कहीं स्कूल जो है यानी प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूल अभी भी सरकार के इस फैसले के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है कि अनलॉक की प्रक्रिया के अंदर के स्कूलों को खोले जा सकते हैं। मगर देखना होगा जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन जो है उसका कितना नियमों का पालन करवाया जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो अभी भी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है और काफी हद तक जो पेरेंट्स हैं वो भी स्कूल खोलने के हक में नहीं है। मगर देखना होगा सरकारी स्कूल किस तरीके से चलते हैं। अगर वो कामयाब होते हैं और उसके अंदर कोरोना के लक्ष्य कह सकते हैं बच्चों के अंदर कोई भी लक्षण नहीं मिलते, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर जो टीचर होंगे या फिर प्रिंसिपल होंगे या फिर स्टाफ होगा उनको दोनों डोज लगाई जाएंगी और दोनों डोज की जब प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बाद ही स्कूलों को खोलने की परमिशन दी जाएगी। मगर इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल जो है वो सबक लेते हुए कहीं ना कहीं पहले दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल होंगे उनको मॉनिटराइज करेंगे, उनको देखेंगे कि किस तरीके से उनकी प्रक्रिया चल रही है। अगर वो प्रक्रिया कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी। जी स्कूल तो देखिए खुलने ही चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी हाल ही में विशेषज्ञों ने चेताया था कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो तीसरी लहर है उसका पीक होगा, उस समय जो केसेस है वो ज्यादा बढ़ेंगे। उसके मद्देनजर आपको क्या लगता है कि स्कूल खोलने का फैसला क्या वाकई सही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये रणनीति बनानी चाहिए थी कि स्कूलों के अंदर हर तरीके से ये गौर किया जाए कि स्कूलों के अंदर वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि टीचरों को, स्टाफ को और प्रिंसिपल को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, नहीं लगाई जा चुकी है। अगर नहीं लगाई जा चुकी है तो उनको दोनों डोज दी जाए ताकि वायरस का खतरा कम से कम हो। मगर जिस तरीके से बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक बताई जा रही है और विशेषज्ञों की तरफ से कहा भी गया है कि अक्टूबर नवंबर के बीच में जो तीसरी लहर होगी उसकी जो पीक होगी वो बहुत ज्यादा घातक होगी। मगर दिल्ली सरकार
की जिस तरीके से कोशिश है, वो सिर्फ अनलॉक की प्रक्रिया को देखते हुए और नजर आ रही है और कहीं न कहीं पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक यही चाहते थे। मगर पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बनाई जाए और वैक्सीन की जो दिक्कतें हैं, वो भी पूरी की जाए। मगर सरकारों की तरफ से सिर्फ कदम ज़रूर उठाए जा रहे हैं, मगर धरातल पर यानी कि आज से जो 1 तारीख से स्कूलों की शुरुआत की गई है और उस पर प्राइवेट स्कूल दिल्ली सरकार के इस फैसले के साथ नहीं नजर आ रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आएँगी। मगर देखना होगा कि सरकारी स्कूल किस तरीके से चलते हैं। अगर स्कूल कामयाब होते हैं, यानी सरकारी स्कूलों की 9वीं क्लास से 12वीं क्लास की प्रक्रिया होगी, वो किस तरीके की रहेगी और अगर प्रक्रिया कामयाब होती है, तो फिर प्राइवेट स्कूल अपने स्कूलों को खोलने की कोशिश करेंगे और यही चीज़ पेरेंट्स भी चाहते हैं। मगर पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि वैक्सीन जो है, वो लगातार जनता को मिलती रहे ताकि उससे कहीं न कहीं जो तीसरी लहर है, उसमें बचाव हो सके। मगर अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है और बड़ों के लिए जितनी वैक्सीन मिल रही है, उसमें भी कमी होती नज़र आ रही है। जी। राजीव, इसी के साथ जिस तरीके से आज स्कूल खोले गए हैं, बच्चों का क्या रुझान देखने को मिल रहा है? क्योंकि कितने बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं और आज कितने जो अभिभावक हैं, उन्होंने जो कंसेंट फॉर्म उनको भेजा जाएगा, जो भेजा गया है, उस पे साइन किया है, यानी कि जो अनुमति पत्र कह सकते हैं। कितने बच्चों को ये अनुमति पत्र मिला? साथ बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों का क्या रुझान है? क्या वो बच्चों को स्कूल में भेजने को तैयार? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अभिभावकों की, तो अभिभावकों को जिस तरीके से स्कूल की तरफ से एक लेटर मिला है, जिसके अंदर उन्होंने साइन करके और सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़कर ये भेजना होगा स्कूलों को। मगर वही चीज़ अब परिजन जो है, वो पहले दिल्ली सरकार के फैसले के साथ थे, मगर जिस तरीके से कहा गया है उसके अंदर के कोविड गाइडलाइन जो है, वो बच्चों को सिखाया जाएगा, वो भी पेरेंट्स के द्वारा। सोशल डिस्टेंस से किस तरीके से रहनी है, खाना के वो अपना घर से लेके आएँगे, नियमों का पालन करेंगे, ये सारी प्रक्रिया उस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। मगर पेरेंट्स अब नहीं चाहते हैं कि स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि पेरेंट्स को भी कहीं न कहीं डर लगता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं जो जिस तरीके से तीसरी लहर बड़ी घातक बताई जा रही है, उसके लिए कहीं न कहीं पेरेंट्स कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और यही किसी चीज़ सरकारें भी कोशिश कर रही हैं। मगर देखना होगा बच्चों के लिए कितने कारगर होगी, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी हद तक उन लोगों ने फॉर्म भरकर नहीं दिए हैं स्कूलों को। जी। काफी बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने फॉर्म भरकर नहीं दिए हैं राजीव। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि तीसरी लहर का डर लोगों में अभी भी है। उनको देखते हुए ही जो अभिभावक हैं वो बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजना चाह रहे हैं। तो इस बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो स्कूल खोलने का फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जागरूकता भी जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ आप स्कूलों को खोल सकते हैं और ये अहम बात है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी, पेरेंट्स बिल्कुल चाहते थे कि स्कूलों को खोला जाए। बच्चे भी यही चाहते थे कि स्कूल जो ऑनलाइन पढ़ाई है, उसके माध्यम से कहीं न कहीं स्कूलों को खोला जाए, ताकि स्कूल की जो पढ़ाई होती है, यानी जो रेगुलर पढ़ाई होती है, उसके अंदर कुछ और रिज़ल्ट आता है और कहीं न कहीं बच्चे भी उससे संतुष्ट होते हैं और सीखने को भी मिलता है। मगर ऑनलाइन के माध्यम से इतनी सारी प्रक्रिया अपनाई नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से दिक्कतें भी आ रही थी। मगर अब जिस तरीके से पेरेंट्सों ने, यानी कि जो फॉर्म दिया गया था, उसको इतना भरा नहीं है, यानी कि लगभग 30 से 40% के करीब लोगों ने ही फॉर्म भर के स्कूलों के अंदर जमा किया है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के फैसले के साथ पेरेंट्स नहीं नजर आ रहे हैं और पेरेंट्स यही चाहते हैं कि स्कूलों की जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं उस पर गौर करना चाहते हैं कि एक बार दिल्ली सरकार जरूर गौर करे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है वैक्सीन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अभी तक बड़े लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो बच्चों के लिए रिस्क पेरेंट्स नहीं उठाना चाहते हैं और इसीलिए अभी तक जो आज से स्कूल खोले गए हैं उनके अंदर लगातार बच्चों की जाने की प्रक्रिया जो है वो इतनी रफ्तार नहीं नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से स्कूलों के अंदर खोला गया है, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ ही बच्चे ही आज से पहुंच पाएंगे और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो ये भी चाहते हैं कि स्कूल जो है वो उनके ऊपर निगरानी रखे, ताकि बच्चों की जो वायरस का खतरा है, जो तीसरी लहर का खतरा है, उससे कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन सबक लेता हुआ नजर आ रहा है। मगर वही चीज प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूल बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं अपने स्कूलों को, और यही चीज कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें भी खड़ी करेगा। अगर बिल्कुल दिल्ली तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला जरूर लिया है, मगर यहाँ पर प्राइवेट स्कूल दिल्ली सरकार के साथ न होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी। राजीव, डीडीएमए ने एक जो कह सकते हैं कि अनुमति उन्होंने दी थी और इसी के साथ उन्होंने ये बात कही थी कि पूरे स्टाफ को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो क्या अभी जो स्कूल खुले हैं उनका स्टाफ पूरे तरीके से वैक्सीनेट किया गया है? और वैक्सीनेशन अगर वहां पर पूरे तरीके से है तो बच्चों को भी वहां पर स्कूलों में आने की अनुमति दी जा सकती है?
देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से बात करें डीडीए में की रिपोर्ट की और कहीं न कहीं कमेटी की, तो उन्होंने जिस तरीके से स्कूल खोलने के लिए दिल्ली सरकार को कहा, दिल्ली सरकार स्कूल खोल सकती है। मगर जिस तरीके से बच्चों के अंदर तो ज़रूर उत्साह है पढ़ने के लिए, कहीं न कहीं स्कूल जाने के लिए, मगर पेरेंट्स जो हैं वो डर के मारे इस बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं और वही चीज़ कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों के अंदर देखने को भी मिल रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया, उससे कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को पहले ये करना चाहिए था कि प्राइवेट स्कूलों के यानी कि हर व्यक्ति यानी कि टीचर हो या फिर पेरेंट्स हो, ये उनको दोनों ही डोज लग जानी चाहिए थी। मगर काफ़ी हद तक ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको दोनों डोज नहीं बल्कि में एक भी डोज नहीं लगी है और उसकी वजह से कहीं न कहीं बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर ज़रूर डर बना हुआ है। मगर आने वाले दिनों के अंदर जब तक पेरेंट्स को वैक्सीन नहीं लगेगी तो बच्चे वो अपने स्कूल नहीं जा पाएँगे और बच्चे चाहते हैं स्कूल जाना, मगर पेरेंट्स के पास अभी तक पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं पहुँची है। बेशक स्कूलों के अंदर वैक्सीन पहुँचा दी गई है, यहाँ तक कि टीचरों को लगा दी गई है, मगर पेरेंट्स जो हैं अभी काफ़ी हद तक जो है वो उनको वैक्सीन नहीं मिल पाई और मिली भी है तो उनको सिर्फ 1 डोज मिली है या फिर कुछ हद तक जो है लोग उनको दोनों डोज मिल चुकी है। मगर अभी तक जनता तक पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं पहुंची है और इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल हुँ, भेजना नहीं चाहते हैं। मगर ठीक कुछ है। हद तक ज़रूर स्कूल खोले गए हैं, उसके अंदर भेजने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म होती नजर नहीं आ रही है और इसी कड़ी में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने बताया है कि वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से आज दोपहर 12 बजे मिलने जाएंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ कल ही पहुंच चुके हैं और उन्होंने कल नवजोत सिंह सिद्धू और कार्यकारिणी प्रधानों से मुलाकात भी की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने जाएंगे और लगातार चल रहे पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी विवाद को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ वो पहुंच चुके हैं। उनकी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द दोनों गुटों में सुलह हो सके और पंजाब कांग्रेस से एकत्रित होकर आने वाले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दे। अब ये देखना होगा कि हरीश रावत पहले नवजोत सिंह सिद्धू से तो मिल चुके हैं और आज वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिलने जा रहे हैं। अब अगर वो मिलते हैं तो क्या किसी बात पर सहमति बन पाएगी या नहीं, ये देखना अहम होगा, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह चल रही है उसका खामियाजा सीधे तौर पर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को देखने को मिल सकता है। ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और इसी कलह को खत्म करने के लिए और इसी ये जो अंतर्कलह है, अंदरूनी कलह है, इसकी सुलह के लिए खुद हरीश रावत एक बार फिर से पंजाब का रुख कर चुके हैं। चंडीगढ़ वो कल पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और उसके साथ ही कई कार्यकारिणी के सदस्यों से मुलाकात की है, प्रधानों से मुलाकात की है, जिसके बाद आज वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने जाएंगे। अब देखना होगा कि सिद्धू से हुई बातचीत और कैप्टन से आज जो बात होगी उसके आधार पर क्या कुछ सहमति बनती है, ये देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि चंडीगढ़ और पंजाब में, पूरे पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है वो साफ तौर पर कांग्रेस को आंतरिक रूप से कमजोर करती नजर आ रही है। और ये कलह आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से ये कलह चलती आ रही है। इसी कलह की वजह से ही नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था पंजाब का, और अध्यक्ष बनाने के बाद अब ये नया मसला उठ खड़ा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से हरीश रावत आज कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ इस बैठक में खास रह सकता है? और ये भी बताएं कि कल जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की उसमें क्या कुछ खास रहा? अरे कल जब मीटिंग की गई नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात, तो वो सीधे तौर पे बोल रहे थे कि ये अंदरूनी डिस्कशंस थी, कई बातें हुई, कई जितने गिले शिकवे थे उन सब के ऊपर डिस्कशन की गई और सीधे तौर पे जो 2022 का चुनाव है उसको लेकर डिस्कशन की गई। खुद हरीश रावत एक स्पेशली बात बोल गए कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल तक के सभी मेंबर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है, जो आज तक इससे पहले कहीं नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को भी एक हाई प्लेटफॉर्म देते हुए नजर आए हैं हरीश रावत। वही उसी दौरान जब उनसे पूछा गया क्या वो पंजाब सीएम से मिलेंगे, तो उसके ऊपर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनकी आज 12 बजे उनसे मिलने जाएंगे। वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये उनका अभी कुछ क्लियर नहीं है। उनकी तो जरूर कहती है कि 12 बजे मिलने जरूर जाएंगे और अगर उनको समय मिलता है तो उनसे मीटिंग जरूर करेंगे। देखिए ये दोनों मीटिंगें बहुत जरूरी थी। कल हरीश रावत, एक मैं आपको टाइम फ्रेम जरा क्लियर कर देता है कि हरीश रावत कल जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचे उसके ही 10 मिनट के अंदर वो खुद सीधा उसके नवजोत सिंह सिद्धू के यहाँ जाते हैं, क्योंकि जब वो वहां तक पहुंचे पंजाब भवन जहाँ पे वो रुके वहां पहुंचे, जब उनसे पूछा गया तो क्या करने वाले, किनसे मिलने वाले, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी ऑफिस में, वहां पे जाके उनसे पहले मिलूंगा
और वो जैसे ही ऊपर जाते हैं उसके पीछे ही जनरल सेक्रेटरी अगर हम बात करें प्रगट सिंह आ जाते हैं। आपको पता है, प्रगट सिंह ने ही कुछ दिनों पहले सवाल उठाए थे कि हरीश रावत के अथॉरिटी नहीं है सीएम फेस डिक्लेयर करने की, तो उसके हम्म। ऊपर अब वही मौके पहुंच रहा। तो पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि हरीश रावत ने प्रगट सिंह को बुलाया जवाब देने के लिए, तो उसके बाद ही प्रगट सिंह के साथ और कुलजीत नागराज जो कार्यकारिणी प्रधान है, उन दोनों के साथ मिलकर हरीश रावत पंजाब कांग्रेस भवन चले जाते हैं। वहां पे करीब 1.5 से 2 घंटे उनकी बैठक चलती है और उसके बाद वो आके बताते हैं कि काफी मीटिंग अच्छी रही, काफी चीजों पर डिस्कशन हुई और उनका नवजोत सिंह सिद्धू पे पूरा भरोसा है कि पार्टी एज फ्रंट जो पार्टी प्रधान के तौर पे जो काम कर रहे हैं उससे पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। तो वही पंजाब सीएम से मीटिंग को लेकर उन्होंने कह दिया कि उनकी आज मीटिंग है 12 बजे, तो ये देख रहा होगा उस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय निकलता है। पर ये भी मीटिंग बहुत जरूरी है। देखिए, तो कहीं ना कहीं जहाँ नवजोत सिंह सिद्धू अपनी शक्ति दिखा चुके हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अपनी अगर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो अपना एक दिखा चुके हैं, शक्ति प्रदर्शन दे चुके हैं कि उनके पास करीब 50 से ऊपर विधायक उनके साथ खड़े हैं। उसके अलावा 30 अन्य जो कंटेस्टेंट्स जो इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, भले ही जीतने ना हो, पर कांग्रेस पार्टी एक अहम हिस्सा है, पर वो ऑलरेडी कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ है, तो वो अपनी भी पावर प्रदर्शन दे चुके हैं। तो दोनों ही धड़ों को शांत करने की जरूरत है। दोनों ही अगर हम बात करें कि जो लड़ाई चल रही है उसे खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती तब तक 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस आगे फ्रंट पर आके काम नहीं कर सकती। तो अभी देखना हम्म। होगा कि हरीश रावत आज जाके मिलते हैं, तो उसके बाद क्या लेकिन नवजोत सिंह सबसे सिद्धू अहम और बात कैप्टन अमित अमरिंदर ये सिंह है को कि लगातार इस कलह को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। पहले भी जो कलह थी उसको खत्म करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया पंजाब का, और उसके बाद अब जिस तरीके से एक बार फिर से कलह उठकर खड़ी हुई है, हरीश रावत अभी भी यही कह रहे हैं कि मीटिंग अच्छी रही, कोई अंदरूनी कलह नहीं है। लेकिन जो चीजें देखने को मिल रही है वो वाकई बहुत गंभीर स्थिति इस समय कांग्रेस में बनी हुई है। अब सबसे अहम बात यह है कि आज जो मीटिंग होती है उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है और किस बातों पर सहमति बन सकती है। देखिए, जब हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कोई भी डर नहीं है, मेरे लिए सिर्फ एक ही ग्रुप है, वो है कांग्रेस पार्टी का ग्रुप। तो सभी को एक ही ग्रुप में लेते हैं। तो आज की मीटिंग में यही सब डिस्कस हो सकता है कि आखिर किस चीजों को लेकर अनबनी बन रही है, किस चीजों को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। तो सबसे बड़ी बात तो यही होने वाली है कि आखिर किन मुद्दों के ऊपर डिस्कस करके, किन मुद्दों के ऊपर सहमति बनाकर, अगर हम बोले कि ये जो आपसी लड़ाई चल रही है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है कांग्रेस के अंदर, उसे खत्म किया जाए। कल नवजोत सिंह सिद्धू से 2 घंटे बात चली है, तो अब उसके ऊपर कई ऑफ कोर्स पॉइंट्स लिए गए होंगे कि आपको किन-किन बात पे दिक्कत आ रही है। तो यहीं अगर हम कहें कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मीटिंग होगी तो उनसे ही पूछा जाएगा कि आपको किन-किन बातों पे दिक्कत आ रही है या आप किन-किन बातों का हल कराना चाहते हैं। देखिए, कुछ समय पहले कैबिनेट मंत्री गए थे हरीश रावत के पास अपनी दिक्कत परेशानी लेके, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो उन सभी के जो मुद्दे उनके उठाए गए उनको लेके राहुल गांधी के पास जाएंगे, और वो उसको लेकर गए भी। जब राहुल गांधी से मिले उसके बाद उन्होंने आके बोला था कि मुझसे बात हो चुकी है, कई पॉइंट जितनी भी दिक्कत परेशानी मेरे तक लाई गई थी वो सब मैं आगे हाईकमान को दे चुका हूँ, और अब मैं चंडीगढ़ आऊंगा। चंडीगढ़ आने में ऑफकोर्स उन्हें 2 दिन की डिले हो गई, पर वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और अब 2 दिन और यहाँ पर हैं। तो देखिए, इसमें उन्होंने एक और चीज स्पष्ट कर दी, मैं पूरी तरह से ओपन हूँ, मेरे पास आके कोई भी विधायक या मेंबर, उन्होंने यही चीज क्लियर स्पेसिफाई नहीं करने वाला कि कोई भी पार्टी का सदस्य आके मिल सकता है, अपनी परेशानी मेरे पास रख सकता है और उसका मैं हल करूंगा। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि हरीश रावत एक पीस मेकर के तौर पे आए हैं, जिन्होंने किसी तरह से जितने भी जो लड़ाई हो रही है इंटरनली उसे खत्म करना है। तो आज की मीटिंग हर एंगल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज की मीटिंग सफल नहीं होती है तो जो कहीं ना कहीं पीस बनाने की या उनके शांति बनाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं बन पाएगी। तो ये इस एंगल से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या डिमांड रखते हैं या फिर उनकी क्या शिकायतें रहने वाली है। क्या लगता है अमित आपको कि आज की बैठक में की सहमति बन पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आगे 3 तारीख से विधानसभा का सेशन भी शुरू होने वाला है, एक दिवसीय वो सेशन है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो विपक्ष तो बाद में सवाल उठाएगा, सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू और उनके धड़े के कुछ लोग जो है वो बेअदबी और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको सहमति बन पाएगी सेशन से पहले? अगर सेशन से पहले तो सब चीज ठीक होती है तो चीजें सुधर सकती है, लेकिन सेशन में अगर ये चीजें देखने को मिलती है कि अपनी ही सरकार के आगे अपने ही मंत्री आकर खड़े हो जाते हैं, तो ये काफी अहम बात होगी कांग्रेस के लिए। देखिए, 3 सितंबर एक दिन का सेशन है, उसमें आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सरकार के ऊपर काफी प्रेशर कहीं ना कहीं जरूर नजर आ रहा है। देखिए, चाहे हम विरोधी दल की बात करें चाहे इंटरनली बात करें, हर कोई एक ही आवाज उठा रहा है कि सेशन को लंबा किया जाए, जो वादे जो मुद्दे रहते हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह से आखिरी सेशन होने वाला है।
क्योंकि उसके आचार संहिता लग जाएगी तो कई चीजें नहीं हो सकती है। तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर जरूर है कांग्रेस सरकार के ऊपर। तो अब ये सवाल ये उठता है कि क्या बातें हो सकती है? क्योंकि देखिए हरीश रावत से हमने एक सवाल पूछा था कि क्या कैबिनेट विस्तार हो सकता है? ये जो क्रूशियल 3 से 4 महीने रह गए, इसमें क्या कैबिनेट विस्तार हो सकता है? तो इसके ऊपर हम्म। उन्होंने बोला था कि भाई अभी एज़ सच हमें ज़रूरत नहीं लगती है, पर अगर पार्टी को ज़रूरत लगती है, तब जैसे पंजाब कांग्रेस को ज़रूरत लगती है, तो उसका विस्तार हो सकता है, पर एज़ सच अभी विस्तार का कोई प्लान नहीं है, ना ही उनको उसके ऊपर कोई जानकारी है। तो ये देखिए कहीं न कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने एग्री भी नहीं किया है और ना ही डिसएग्री किया है। तो कहीं न कहीं एक ओपन चीज़ें रखी गई हैं, तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्या किसी की सीट जा सकती है या किसी की सीट रिटेन हो सकती है, ये बहुत सारी चिंता रहती है। तो यही है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू के धड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए चिंता का विषय कहीं न कहीं बना हुआ। ऑफ कोर्स वो अपने मुद्दे लेके ज़रूर गए होंगे इशारा किया कि क्या कैबिनेट विस्तार के नाम पे हमें हमारी सीट हटाई जा सकती है? क्या हम पे नाजायज़ प्रेशर डालने की कोशिश की जा सकती है? तो इन सब चीज़ों को उन्होंने उसके पास रखा गया होगा। तो वहीं तो आप देख सकते हैं कि तभी शायद हरीश रावत अभी 3 दिन तक यहाँ पे हैं। तो कल आ चुके थे, कल इन्होंने अपने आते ही नवजोत सिंह सिद्धू से मीटिंग मुलाकात कर ली, कभी कार्यकारिणी प्रधानों से मुलाकात कर ली, वहीं प्रगट सिंह से मुलाकात कर ली। तो वहीं आप देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के जो धड़ हम कंसिडर करेंगे, उनसे एक प्रॉपर मीटिंग कर ली, एक हम्म। प्रॉपर रिस्पॉन्स ले लिया और जो उनका क्या स्टैंड रहने वाला है वो क्लियर कर लिया। आज बिल्कुल। दूसरी जो सबसे ज़रूरी है हम कहेंगे पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से, उनसे मिलने वाले और हो सकता है कि शाम को जो उनके साथ के मंत्री हैं, जो उनके ग्रुप के हैं, उनसे मुलाकात हो। ठीक और है। परसों वो सभी मंत्री जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनसे शायद मुलाकात हम्म। हो सकती है। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या इन सभी चीज़ों से कांग्रेस के अंदर सुलह बन पाती है? क्योंकि अगर नहीं बनती है, तो शायद ये 3 सितंबर का जो सत्र है, वो भी हंगामेदार हो सकता है। बिल्कुल ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक की वजह से और राजस्थान, उत्तराखंड और नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से करीब करीब बाढ़ की स्थिति बन गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल मंत्री महेंद्र सिंह ने कई जिलों का तूफानी दौरा किया है और उत्तर प्रदेश में सरयू आपको बता दें किसी के साथ कई ऐसी अहम नदियां हैं, सरयू, गंगा, राप्ती, रोहिणी, और ये सारी नदियां उफान पर रहती हैं। अब सरकार आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बाढ़ मुक्त करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं उत्तर प्रदेश जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश की सभी नदियों में बाढ़ का जलस्तर जरूर बढ़ गया है, लेकिन कोई भी बात या विशेष क्षेत्र प्रभावित नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी में ही बांधों के रखरखाव के लिए धन आवंटित कर दिया था, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट से बचा हुआ है। उन्होंने ये भी अपील की कि उत्तर प्रदेश की जनता को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाढ़ नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि उसकी स्थिति पहले ही सुधार ली गई है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पहले ही सीएम योगी द्वारा धन आवंटित कर दिया गया है इसको लेकर, और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ऐसी नदियां हैं जिनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वो मानसून की स्थिति हो या फिर राजस्थान, नेपाल से छोड़ा जाने वाला पानी, दोनों की वजह से ही पूरे तरीके से क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, किस तरीके से जो जल शक्ति मंत्री का दौरा था वो रहा और इसी के साथ बाढ़ की स्थिति फिलहाल क्या है? नदियों में इस समय जो है जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने कल कई जिलों का तूफानी दौरा किया और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश बाढ़ से ग्रसित नहीं होगा, बाढ़ में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाढ़ से जो आम जनजीवन वो कभी अस्त व्यस्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो सरयू, गंगा, रोहिणी, राप्ती और ताप्ती, ये सारी नदियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से एक समय खतरे के निशान से ऊपर जा रही हैं। कई ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो जल शक्ति मंत्री हैं या फिर जो अधिकारी हैं, उनको वास्तविकता का अंदाजा नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं खुद गया था और तमाम गांवों का मैंने दौरा किया और वहां पर जो स्थिति देखने को मिली वो ये है कि गांव के गांव बंधे की कटान से बह चुके हैं। एक छोटे से टीले पर 4-4, 5-5 गांव के लोग रह रहे हैं, तो बड़ी विकराल स्थिति है। लेकिन अगर हम
जल शक्ति मंत्री के दावों की बात करें तो उनके अनुसार उत्तर प्रदेश के किसी गांव में बाढ़ नहीं आई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपने आप में असमंजस वाली स्थिति है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री जो है वो उनका बयान कुछ और आ रहा है, ग्राउंड जीरो पर स्थिति कुछ और है। फिलहाल कल बलरामपुर, गोंडा, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जल शक्ति मंत्री ने दौरा किया, बैठक किया, लेकिन बावजूद इसकी जो नतीजा वो सिफर निकला। अभी आगे क्या कुछ हो सकता है ये अब देखने वाली बात है। लेकिन प्रदीप जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने बांधों को पहले ही सही कर दिया था और बाढ़ की स्थिति नहीं आने दी जाएगी। वो आने दिए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां तो अभी भी भयावह है। बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड जीरो पर एएनबी की टीम गई थी। मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, मैं खुद गया था और मैंने देखा है कि कई ऐसे गांव हैं जो कट चुके हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं, जहां पर आने जाने के लिए नाव का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अब मैं एक छोटी सी जगह का नाम बताता हूँ, संत कबीरनगर जिला उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर धनगटा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ की स्थिति बहुत विकराल है। मैं खुद गया था और वहाँ पर 4 किलोमीटर की जो दूरी है वो मैंने नाव पर बैठ के तय की। वहाँ पर स्थितियां इतनी विकराल है कि लोगों को खाने के लिए नहीं है, राहत सामग्री जो है वो सरकारी मुलाजिमों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हम पत्रकार जो है, हम लोगों ने अपने तरफ से वहाँ पर जो स्थितियां थी उसको ठीक करते हुए जो भी हमारे पास था हमने बांटा। लेकिन सरकार का ये इसमें जो दावा है ये पूरी तरह खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो की स्थिति कुछ और है। सरकार के जो मंत्री हैं वो कुछ और कर रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और बाढ़ जो है, बाढ़ की स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। अगर मैं बात करूं तो आज लखनऊ में जबरदस्त बारिश हो रही है, कल से ही बारिश हो रही है, मतलब पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। लेकिन बावजूद इसके जो नदियां हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, बंधों का रिसाव हो रहा है, और सरकार ये करी है कि हमने जनवरी में ही सारी चीजें सुव्यवस्थित कर दी थी। तो सरकार के कहने में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में दोनों में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है इसका। प्रदीप जी देखिए, और अहम बात ये भी है कि जब वो खुद ये बात कह रहे हैं जल शक्ति मंत्री कि पहले ही बांधों के लिए बड़ा बजट जो है वो आवंटित कर दिया गया था, अगर वो बजट आवंटित किया गया तो फिर आखिर बांधों पर काम क्यों नहीं हुआ, ये भी सबसे अहम बात है। और अगर काम हुआ तो ऐसा क्या काम था जो अब जिस तरीके से आपने ही बताया कि वहां पर कटान भी शुरू हो गया है और स्थिति बद से बदतर है। बिल्कुल, मैं अगर बात करूं, अभी कल जो हमने बात की है जल शक्ति मंत्री से, उन्होंने कहा कि जनवरी में ही मुख्यमंत्री जी ने बंधों के रखरखाव के लिए धन अवमुक्त कर दिए थे, काफी मात्रा में धन दिए गए थे, लेकिन वो धन गया कहाँ? उनका सिर्फ कागजी जो कागज है, कागजों में ही सिर्फ उनका उपयोग हुआ है। जो जमीनी स्तर है वहां पर कुछ नहीं हो पाया है। और मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि मैं खुद गया था, मैंने कई जिलों का दौरा किया है, वहां पर स्थिति बहुत विकराल है। सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, बंधे पे कोई काम नहीं हुआ है। और अगर बंधों पे काम हुआ होता तो ये रिसाव नहीं होता। अगर मैं बात करूं, कुशीनगर जिले में हर वर्ष नारायणी नदी अपना विकराल रूप लेके आती है। इस समय कुशीनगर जिले में कम से कम नहीं कुछ तो ऐसे 25 गांव हैं जो बंधे के कटान की वजह से त्रस्त हैं और कहीं और जाके शरण लेने पर मजबूर हैं। उसी तरह अगर हम बात करें बलरामपुर में, उसी तरह अगर हम बात करें बहराइच में, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। लेकिन सरकार के मंत्री मीडिया के सामने, अन्य लोगों के सामने इस तरह का बयान देना ये गैर जिम्मेदाराना है। कहीं ना कहीं से सरकार ने पैसे तो खर्च किए, वो पैसे गए कहाँ, इससे सरकार को चिंतन और मनन दोनों करना होगा। जी मुझसे बिल्कुल, लेकिन इस पर सवाल तो देखिए प्रशासन पर भी उठते हैं प्रदीप जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से धन आवंटित किया गया तो या तो भ्रष्टाचार के इसमें आरोप लग सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि अगर धन आवंटित हुआ तो वो पैसा गया कहाँ, या तो प्रशासन ने काम नहीं किया या फिर वो वापस सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही ये काम हुआ है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वहां लोगों को राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है तो जीवन यापन कैसे उनका हो रहा है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि बाढ़ की स्थिति है ही नहीं, अगर वो मानेंगे ही नहीं स्थिति को तो फिर वो क्या राहत सामग्री वहां पर देंगे। देखिए, अगर हम बात करें उनके जीवन यापन की, तो जो समाजसेवी संस्थाएं हैं वो निरंतर वहां जा रही हैं। आपको जान के आश्चर्य हो, कई ऐसे जिले हैं जहां पर सांसद अब तक नहीं जा पाए हैं, विधायक इस क्षेत्र से नहीं जा पाए हैं। अगर मैं बात करूं सीएमसीटी गोरखपुर की स्थिति इतनी विकराल है, इतनी सोचने वाली है। वहां पर जो सांसद आवास है, वहां सांसद आवास के सामने लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट सिटी है गोरखपुर, जहां पर सांसद और अभिनेता रवि किशन है, और वहां की स्थिति है कि वहां पर स्टीमर बोट चल रहा है। वहां के लोग, स्थानीय लोग वहां जो उनके आवास के सामने मछलियां पकड़ते हुए दिखाई दे रही है। हमने दिखाया था
कहीं ना कहीं से सरकार ने पैसे तो दिए, उन पैसों का उपयोग कहाँ गया, इसके लिए एक टीम बननी चाहिए, एक मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए, और वो टीम प्रॉपर वे में जब काम करेगी तभी पता लग पाएगा कि इन पैसों का दुरुपयोग या सदुपयोग कहाँ पे हुआ है। बिल्कुल, और ये देखना अहम भी है और ये बातें सामने आनी भी चाहिए। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में दवाएं कैंप जो है वो कुएं में फेंकी जा रही है पूरी दवाएं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन जो है वो और साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन पूरे तरीके से दबाव में आ गया है। पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जो एक्सपायरी डेट्स के दवाएं हैं वो भी इसी तरीके से कुएं में फेंकी जा रही है। मध्य प्रदेश के भिंड का ये मामला है, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ और इसी वायरल वीडियो में ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि वायरल वीडियो के बाद अस्पताल प्रशासन भी हरकत में आया और सफाई कर्मचारी और जो इसके आरोपित थे उनको पूरे तरीके से बर्खास्त भी कर दिया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल में दवाई कुएं में फेंके जाने का मामला स्वास्थ्य विभाग के गले में अटक गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं। मामले को दबाने के लिए पहले जांच कमेटी भी बनाई और जब ये वीडियो मीडिया के सामने आया तो एक वार्ड बॉय को 3 सफाई कर्मी सहित 4 को बर्खास्त भी कर दिया गया है। लेकिन जांच दल अभी तक मामले की तह तक नहीं पहुंच पाया है और इस मामले को सबसे बड़ा सवाल इस मामले में ये है कि आखिर किसके कहने पर ये दवाई कुएं में फेंकी गई थी। दरअसल अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन के ऑफिस के पीछे कुएं में पिछले 20 सालों से डंपिंग के तौर पर इस कुएं का इस्तेमाल होता रहा है और इस कुएं में एक्सपायरी दवाई और वेस्ट सामान फेंककर समय समय पर आग भी लगाई जाती रही है और इस बात की भनक अब किसी को भी नहीं लगने दी जाती थी। लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से फंस गया है और कुएं में दवाई फेंकने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि पुराना स्टॉक खत्म होने से पहले नए स्टॉक का ऑर्डर कमीशन खोरी के चलते दिया जाता था और उसके बाद ऑर्डर के बाद पुरानी दवाई इस तरीके से फेंक दी जाती थी, जिसकी तस्वीरें भी आप हुए। अब अस्पताल प्रशासन भी पूरे तरीके से हरकत में आया, जिसके बाद एक वार्ड बॉय और 3 सफाई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि आखिर ये जो कार्य है वो किसके शय पर किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कमीशन खोरी का भी मामला इसमें सामने आया है, पुराना स्टॉक जो है वो खत्म नहीं होता था और उससे पहले ही नए स्टॉक का ऑर्डर कमीशन खोरी के चलते दिया जाता था। ये कुएं की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में यहाँ पर दवाइयाँ फेंकी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ और अब इस पर हालांकि एक्शन भी लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रसूखदारों की शय पर ये काम किया जा रहा था? देखिए मुस्कान, निश्चित तौर पर बात करें तो जहां अब मध्य प्रदेश के भिंड का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर जो है दवाएं जो है कुएं में डंप किया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो सामने आ रही है, एक स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। पहली चीज कि अगर वो दवाइयाँ एक्सपायरी भी हैं तो उन दवाइयों को जो है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक कमरा बनाया जाता है, बायोमेट्रिक बनाया जाता है, वहां पर उन दवाइयों को डंप किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। इसके बाद ताकि क्योंकि वो अगर एक्सपायरी दवाएं तो कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका यूज ना किया जा सके, तो सबसे बड़ा लापरवाही तो यहाँ पर सामने आती है कि कुएं पर जिस कदर इतनी मात्रा में, भारी मात्रा में जो दवाइयां थी वो फेंकी जा रही थी, वो भी लंबे अरसे से फेंकी जा रही थी, जो कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद ये बातें सामने आई, जहां पर हालांकि 4 लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें बर्खास्त किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है जो कि कमीशन खोरी की सामने आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो दवाइयां होती है इसमें निश्चित तौर पर जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत होती है। हालांकि ये बात जो है जांच के बाद सामने आएगी। तो जो दवाइयां थी स्टॉक खत्म होने से पहले ही नए दवाइयों का ऑर्डर दे दिया जाता था, क्योंकि उस पर जो है
दवाइयों को देने से, नई दवाइयों को लाने से उस पर कमीशन थोड़ी ज्यादा मिलती थी, क्योंकि जिन कंपनियों की दवाइयां आती वहां से इन लोगों को कमीशन भी मिलता है। ऐसे में जो दवाई विक्रेता होते हैं, क्रेता होते हैं, कमीशन भी मिलता है, विक्रेता द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात जो अब सामने आ रही है वो आ रही है कमीशन खोरी की, कि कमीशन खोरी को लेकर इस कदर जो दवाइयां थी, उन दवाइयों को स्टॉक उनका खत्म होने से पहले ही उन दवाइयों को जो है कुएं में डंप कर दिया जाता था, ताकि किसी के भी निगरानी में ना आ पाए या फिर कोई भी उसका निरीक्षण ना कर पाए, और नई दवाइयों को बुला लिया जाता था, जिससे कि कमीशन थोड़ी ज्यादा मात्रा में हो रही थी। हालांकि अब इस पर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पर जरूर जो है एक्शन मोड पे आई है, स्वास्थ्य विभाग आया है, लेकिन उसमें भी क्योंकि अब बड़े अधिकारियों का भी मिली भगत होने की बातें सामने आ रही, जिसको लेकर अब जो कार्रवाई है उसको भी ढीले बस्ते डाल दिया गया है। जी मुस्कान। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इस पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, वहां पर वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों को तो निलंबित कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन अगर उनको बर्खास्त किया गया है लेकिन रसूखदार तो वही है, अगर वो फिर से इस चीज़ की हरकत करते हैं तो फिर से ये मामला सामने आ सकता है। रसूखदार या फिर जो कमीशन खोरी करते नजर आ रहे हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? देखिए मुझको निश्चित तौर पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज, ऐसे जब भी घटनाएं होती हैं, बड़ा घोटाला सामने आता है या बड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती है, तो वहां पर जो छोटे पद के एम्प्लॉय होते हैं उन लोगों पर ही कार्रवाई होती है। और इस मामले में भी अगर बात करें तो हालांकि अभी जो 3 वार्ड बॉय हैं और एक सफाई कर्मी है उन पर ही कार्रवाई की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का हालांकि अभी यह भी कहना है कि जो वीडियो है, वीडियो के आधार पर दिख रहे व्यक्तियों, जो 4 व्यक्ति दिख रहे हैं उन पर अभी कार्रवाई की गई है। हालांकि एक कमेटी बनाई गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिसमें करीब 2 से 3 डॉक्टरों को भी लिया गया है। वो डॉक्टर इस चीज का निरीक्षण करेंगे और इसकी तय कर जाएंगे कि किन अधिकारियों की सहभागी हो सकते हैं, और उस कमेटी के द्वारा जो जांच सौंपी जाती है या फिर जिन लोगों का भी नाम आता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल बात करें तो जो छोटे अधिकारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई करके अभी इस मुद्दे को हालांकि दबाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन अभी भी अब लोगों ने आवाज उठाना चालू की है, वहां के लोगों ने भी चालू की है, जिसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कमेटी किस तरह से जांच सौंपती है या फिर उसमें भी किसी तरह से लीकाखोरी की जाती है, या बड़े अधिकारी जो इस घटना में या इस घोटाले में, इस कृत्य में सम्मिलित है, उन लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो भी लीपापोती करती हुई नजर आती है। जी उसका गणेश, इस मामले में अब अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ रुख है? देखिए मुस्कान, अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये जांच का विषय है, क्योंकि जो लोग के आधार पर जो लोग दिख रहे थे और जो लोग जो कुएं में था, जो दवाइयां था उन्हें डंप कर रहे थे, तो अब उन पर हालांकि हमने कार्रवाई कर दी है। आगे का क्योंकि जांच का विषय है सबसे बड़ी बात, और जांच के बाद भी ये तय पाना उचित होगा कि किन अधिकारियों की इसमें सहभागिता हो सकती है, संलिप्तता हो सकती है। अगर जांच पर कोई भी ऐसा बिंदु आता है या किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके बाद ही उस संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा मामला है कि सबसे बड़ी चीज जो दवाइयां हैं उन्हें एक जगह पर डंप किया जाना चाहिए, जिस पर स्वास्थ्य विभाग से पहले परमिशन लेनी होती है, उसके बाद डंप किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी थे उनकी एक मनमानी देखी जा सकती है कि नया स्टॉक लेने के चक्कर में जो पुराना स्टॉक पड़ा होता है, भारी मात्रा में पड़ा होता है, उसे जो है एक छिपी हुई जगह पर यानी कि कुएं में जाकर फेंका जाता था। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे सबसे बड़ा मामला यही उजागर होता है कि कमीशनखोरी को लेकर इस तरह की जो कृत्य थे वो किए जा रहे थे। जी मुस्कान। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष जहां आमने सामने है, वहीं अब ओबीसी समाज भी आंदोलन पर उतर आया है। महाराष्ट्र के सांगली में सर मुंडन कराकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ओबीसी समाज के लोग महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। आपको बता दें कि ओबीसी कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुंडवाकर राज्य सरकार की ओबीसी आरक्षण नीति का विरोध किया। लगातार जहां विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर कोर्ट के प्रोटोकॉल के तहत ओबीसी आरक्षण में लिस्ट तैयार करने की बात उन्होंने कही थी, उसी में हो रही देरी और कमियों से नाराज ओबीसी समाज के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और इस दौरान आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण परिषद द्वारा महाराष्ट्र के सांगली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक सर्वदलीय मोर्चे की बैठक भी हुई, आयोजन भी किया गया था। आंदोलन में मुख्य रूप से राजनीतिक आरक्षण लागू करने की प्रमुख मांगों को लेकर दर्जनों लोगों ने अपना सिर मुंडवाकर नाराजगी व्यक्त की, जबकि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष
नाना पटोले की माने तो आने वाले शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में अहम निर्णय भी लिया जा सकता है। तो मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से सिर मुंडवाकर ये प्रदर्शन किया गया, अब इसका क्या कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा है सरकार पर? देखिए, अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन जो इस समय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो कहीं न कहीं सरकार को लेकर के एक लगातार जो आलोचनाएं हो रही थी, अब पूरी साफ तौर पर कह सकते हैं कि नाराजगी व्यक्त करने के लिए जो मुंडन कराया गया है उसे लेकर के अब महाराष्ट्र सरकार में महाविकास आघाड़ी सहित अन्य लोग प्रयत्न जरूर करेंगे कि सही तरीके से। जी, मुरारी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। जी, अपनी बात रखें। सर, मुंडन करा करके जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त की गई है, ऐसे में अब उद्धव सरकार किस तरीके का कदम उठाएगा ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन महान नगर पालिका सहित नगर निगम चुनाव से पहले जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर के आमने सामने की बात की जा रही है, ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार भी चाहेगी कि कोई रास्ता निकाला जाए ताकि आने वाले जो नगर निगम चुनाव है उनमें जो है ओबीसी मतदाताओं को उठाया जा सके। मुरारी, देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मराठा समुदाय है और लगातार मराठा समुदाय आरक्षण की मांग उठाता जा रहा है और अब मराठा समुदाय भी ओबीसी में ही आता है। तो जिस तरीके से लगातार पहले से ही ये मांगे उठती नजर आ रही है, क्या लगता है कि जो अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और जो फैसला लिया गया है सरकार द्वारा, उसके तहत क्या महाराष्ट्र में ये आरक्षण कब तक लागू हो जाएगा? क्योंकि देखिए, देरी की वजह से यहाँ पर ये प्रदर्शन हुआ। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसके तहत अगर सारी चीजें की जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, 4 महीने का वक्त है और किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी महाविकास आघाड़ी सरकार या खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया, जिसके बाद से अब अलग अलग जगहों पर कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसका ताजा मामला महाराष्ट्र के सांगली में देखने के लिए मिला, जहां कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हुए, जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी किए और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना सर मुंडन करा करके अपनी नाराजगी व्यक्त किए। जी मुरारी, इसी के साथ और क्या कुछ इस प्रदर्शन में खास देखने को मिला? क्योंकि देखिए, मुंडन के साथ साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और भी कई अहम बातें इन्होंने कही। क्या कुछ रुख है इनका? देखिए, इनका साफ तौर पर एक कहना था कि हमें पिछले कई सालों से इन सब चीजों से वंचित रखा गया है और सबसे बड़ी बात उनका आरोप था कि जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तब से ओबीसी को लेकर के हो या फिर मराठा आरक्षण को लेकर के हो या अन्य समस्याएं हो, महाराष्ट्र सरकार कहीं से कोई गंभीरता लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और ये तो हमारी शुरुआत है, आने वाले समय में हम मंत्रालय और विधानसभा के बाहर भी इस तरीके का मुंडन कार्यक्रम करेंगे। अब ऐसे में उद्धव सरकार कितनी सतर्क होती है, इस तरीके की भूमिका तैयार करती है, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर नाना पटोले के पिछले बयान पे नजर डाले तो उनका कहना था कि शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें कोई न कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। जी, इस सर्वदलीय बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है मुरारी, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं और मराठा आरक्षण तो बहुत पहले का मुद्दा है जिस पर लगातार इस तरीके से प्रदर्शन होते जा रहे हैं। देखिए, इस बैठक में जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जब तक इस मामले में कोई गंभीरता नहीं ली जाती, सारी चीजें सही तरीके से नहीं कर ली जाती, तब तक नगर निगम के जो चुनाव है वो नहीं कराने चाहिए। तो जो शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक होगी उसमें विपक्ष की भूमिका यही होगी कि सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब समय बचा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में अगर ओबीसी आरक्षण को लेकर, राजनीतिक आरक्षण को लेकर या फिर कह सकते हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर के भी अगर इनकी जांच या इनकी जो पड़ताल है वो चलती है, उसमें लिस्ट इनकी तैयार होती है, तो इसमें भी वक्त लगेगा। लेकिन शुक्रवार को क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा जाता है और विपक्ष सर्वदलीय बैठक में कितनी सहमति जताता है, ये इंतजार करना होगा।
बिल्कुल। और लेकिन विपक्ष की सहमति और साथ साथ सरकार का क्या फैसला होगा, ये भी देखना अहम होगा। मराठा आरक्षण जिस तरीके से लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और बहुत मुश्किल से कहा जा सकता है कि अब ये सदन में पास हुआ और ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिली है। अब इसके बाद इन लोगों का क्या कुछ रुख है, क्या कोई अल्टीमेटम इन लोगों ने दिया? देखिए, अभी तक इन लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर राज्य सरकार इस मामले में गंभीरता लेती है और सारी चीजें सही तरीके से की जाती है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो हम एक बार फिर इसी तरीके का आंदोलन जो है कि मंत्रालय और विधानसभा के बाहर करेंगे। अगर रहा मराठा आरक्षण की बात करें, मराठा आरक्षण को लेकर के भी काफी सक्रिय जो है कि राजेश कांबले की तरफ से कई बार जो है कि प्रदर्शन किया गया। उन्होंने तो कहा है कि अगर समय रहते सरकार नहीं गंभीरता एक बार फिर पैदल चलो जैसा यात्रा जो मराठा आरक्षण के लिए निकाला गया था उसी तरीके का फिर एक आंदोलन करेंगे। लेकिन अब ऐसे में नगर निगम चुनाव के साथ साथ महाविकास अघाड़ी सरकार 3 पार्टी की है, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना है। ऐसे में इन तीनों पार्टी के बीच में किस तरीके की बात होती है, कैसे सहमति बनती है और किन किन पहलुओं पर विपक्ष के रूप में देवेंद्र फडणवीस या फिर कह सकते हैं विरोधी पक्ष नेता अपनी सहमति जताते हैं। जी ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां पर विधानसभा के 1 दिवसीय सेशन जो होने वाला है 3 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और इसको सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किया है, जो कि 3 सितंबर को बुलाया गया है। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सहित विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सेशन 1 दिन का नहीं बल्कि 5 से 7 दिन का बुलाया जाए, ताकि पंजाब के अहम मुद्दों को सदन में उठाया जा सके और विपक्ष और खुद नवजोत सिंह सिद्धू महंगी बिजली, ड्रग्स, रेत माफिया, बेरोजगारी, बेअदबी और किसानों से जुड़े बहुत सारे और इसी के साथ जनता से जुड़े भी मुद्दे सदन में उठाना चाहते हैं और इसी वजह से वो अब सदन को और ज्यादा लंबा करने की मांग कर रहे हैं। 1 दिन का ये सदन है जिसको पूरे तरीके से विपक्ष जो है उसका विरोध कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बात रखने के लिए हमें समय चाहिए, इसलिए ये जो सदन है वो 5 से 7 दिन का होना चाहिए। इस तरीके की जो बातें हैं वो विपक्ष और खुद नवजोत सिंह सिद्धू कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अब सामने आने लगी है कि जिस तरीके से लगातार बात चल रही है इस सेशन को बढ़ाने की, लेकिन सरकार नहीं बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बातें उठकर सामने आने लगी है कि सरकार जो है वो मात्र अपने सिर्फ और सिर्फ कामों को गिनवाने के लिए और साथ ही साथ जो बिल इसमें पेश किए जाएंगे उसको पेश करने के लिए ये सदन रख रही है, लेकिन विपक्ष की बातें इसमें नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि 1 दिन का ये सदन होगा और इसमें विपक्ष की बातों को रखने का भी समय उन्हें नहीं मिलेगा। जो सबसे अहम मुद्दा इस समय चल रहा है बेअदबी का मुद्दा, जो सबसे अहम है, इसी को रखने के लिए भी खुद नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हैं और इसी के साथ नशा जिसको कहकर, जिसका वादा करके जो पंजाब की सरकार है वो सत्ता में आई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार आते ही वो जल्द से जल्द जो नशा है उसको खत्म करने का काम करेंगे। चंडीगढ़ से संवाददाता कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर, ये जो सेशन है वो हमारे साथ एक बार फिर से जिस तरीके से 1 दिन का बताया गया है, उस 1 दिन के लिए विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इसको उठाया जाए, इसको बढ़ाया जाए। किस तरीके से विपक्ष की मांग है और क्या सरकार चाहती है? देखिए मुस्कान, विपक्ष ही नहीं खुद कांग्रेस जो है उसके लोग भी ये कह रहे हैं कि ये जो सेशन है ये लंबी अवधि का होना चाहिए। खुद जो प्रधान है पंजाब कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने खुद मांग की है कि 5 से 7 दिन का ये सेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो जनता की हित से जुड़े हुए हैं पंजाब की, उनको डिस्कस करना लाजमी है। खासतौर पर उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी तो उन्होंने जो पावर परचेज हुए हैं पंजाब में, जिनकी वजह से पंजाब में देश में ये कहीं के सबसे ज्यादा बिजली महंगी है और आम आदमी को काफी ज्यादा पिछड़ा पड़ रहा है आर्थिक तौर पर। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे जुड़े इसी के साथ ही बहुत सारे ऐसे अन्य मुद्दे हैं मुस्कान, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं और जो कहीं ना कहीं जनता को हर रोज प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में इन पर चर्चा सदन में जरूरी है। सरकार का जो जवाब है या सरकार का जो
पक्ष है इन मुद्दों पर वो जानना जरूरी है, ताकि सदन में जो है वो एक सकारात्मक बहस जो है वो हो सके और उसके परिणाम स्वरूप जनता को कुछ राहत मिल सके। आम आदमी पार्टी ने भी कल जो अपने विधायकों की एक बैठक है वो बुलाई थी और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने भी रणनीति तैयार की। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो सेशन है श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म दिवस को समर्पित है, लेकिन ये 15 दिन तक इसकी कार्रवाई कम से कम इसकी चलनी चाहिए। यानी 3 से उन्होंने 15 दिन यानी 12-13 दिन उन्होंने मांगा है कि करीब 2 हफ्ते। तो उन्होंने भी यही कहा है, विपक्ष का भी यही कहना है कि सरकार जो है वो मुद्दों पर बहस करने से भाग रही है, क्योंकि सरकार ने अभी तक किया कुछ भी नहीं है। किसी भी काम को सरकार ने जो है वो नहीं किया। लिहाजा जो सरकार है वो मुद्दों से बचना चाहती है, इसीलिए 1 दिन का सेशन जो है वो बुलाया गया है। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, ड्रग का मुद्दा हो, किसानों से जुड़े मुद्दे हों, या फिर जो रेत माफिया है पंजाब में, जिसको लेकर लगातार सरकार के अपने लोग भी सवाल उठाते रहे हैं, उसको भी विपक्ष जो है एक मुद्दा बना रहा है कि सरकार ऐसे तमाम अहम मुद्दों से भागना चाहती है, जिसकी वजह से सेशन सिर्फ 1 दिन का बुलाया गया है। जी। लेकिन कुलवीर जी देखिए, जिस तरीके से सेशन को बढ़ाने की मांग की जा रही है और विपक्ष अब ये आरोप भी लगाता नजर आ रहा है कि जो सरकार है वो बहस से ही बचना चाहती है। वो अगर एक दिन का ये सेशन है, सरकार आएगी, अपनी बातें रखेगी, अपने बिल जो है वो पास करवा जाएंगे और उसके बाद ये सेशन खत्म कर दिया जाएगा। बहस का विपक्ष को समय नहीं मिलने जा रहा, यही विपक्ष की मांग है। आपको क्या लगता है कि सदन इसी बातों को लेकर सरकार बढ़ा सकती है? देखिए, हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो है वो होती है सदन सेशन के दौरान। उसमें ये तय होता है कि कितनी सीटिंग बढ़ानी है या कुछ अवधि जो है इसकी बढ़ानी है। जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है वो दबाव बना रहा है सरकार पर और ये मांग कर रहा है कि जो सेशन है उसकी अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, और सरकार के अपने लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। ये सरकार के रुख पर तय करेगा कि हालांकि स्पीकर के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से बिजनेस जो है वो लाती है सेशन में, उसके अनुसार ही इसकी अवधि जो है वो तय होती है। तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का रुख जो है वो विपक्ष की मांग पर सरकार का रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो विपक्ष है वो बहुत सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, और सरकार की मुश्किल इस बार सदन में इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के अपने ही लोग सरकार को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकते हैं यदि वो सेशन में सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगते हैं। खासतौर पर बेअदबी का मुद्दा, जिसको लेकर आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस पूरी तरह से दो फाड़ हो गई और कई मंत्री जो है छिटक कर मुख्यमंत्री के खिलाफ बिल्कुल सामने खड़े हो गए। तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार अपने ही लोगों से सदन के दौरान जो है वो घिर सकती है, और यही एक वजह है कि विपक्ष भी एक मांग कर रहा है और जो सत्ता लोग हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि सेशन की अवधि जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। जी, लेकिन कुलवीर जी, बेअदबी के साथ साथ और क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा सकता है और सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है? देखिए मुस्कान, मैंने जैसे पहले कहा कि जो बिजली का मुद्दा है पंजाब में, वो सबसे ज्यादा दर्द जनता को दे रहा है सीधे तौर पर, क्योंकि पंजाब में देश भर में सबसे ज्यादा महंगी बिजली इस वक्त है। गरीब आदमियों का जो गरीब घरों से लोग हैं, आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग हैं, उनके भी कई हजार जो है वो हर महीने बिजली के बिल के रूप में चले जाते हैं। तो ऐसे में बिजली एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष के अपने लोग, खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने, जैसे मैंने अभी बताया था, उन्होंने भी 2 दिन पहले ये बयान जारी किया था। और इसके अलावा विपक्ष भी तमाम कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जनता को राहत मिले बिजली के बिलों से, क्योंकि काफी ज्यादा एक गाढ़ी कमाई का हिस्सा जनता की वो बिजली के बिलों के रूप में चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा दर्द है पंजाब की जनता का। इसके अलावा रेत माफिया जो है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो दुखी हैं, और
किसानों की बात करें कि किसानों के कई मुद्दे जो हैं उनको लेकर किसान यदा-कदा अपना धरना प्रदर्शन जो है वो करते रहे हैं। अभी धान का सीज़न जो है वो होने वाला है और हर बार देखा आपने कि किस तरह से पराली के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर तमाम देश तक पंजाब और हरियाणा के किसान जो है वो आरोपों के घेरे में घिर जाते हैं। तो ऐसे में किसान यहाँ भी चाहता है कि उनकी समस्या का समाधान जो है सरकार करे और विपक्ष उनकी इस माँग को लेकर सदन में भी कहीं न कहीं सरकार से चर्चा करने की इच्छा रखता है कि सरकार इस पर क्या कर रही है, किस तरह से किसानों की मदद की जा सकती है। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा सरकार के विपक्ष के पास है क्योंकि हालांकि सरकार दावा कर रही है कि काफी ज्यादा नौकरियां जो है उसने दी हैं। कल ही मुख्यमंत्री ने ये बयान जारी किया था कि 90% जो मैनिफेस्टो के वादे हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस सरकार ने पूरे कर दिए और इस साल के अंत तक सभी 100% वादे जो हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष है वो सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है और बेरोजगारी का मुद्दा भी इन्हीं में से एक है। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार बेशक रोजगार देने के जो दावा है वो कर रही है कि इतने लोगों को रोजगार दे दिया गया है, लेकिन बेरोजगारी पंजाब में अभी भी सबसे ज्यादा है। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिन पर जो विपक्ष है वो चाहता है कि सदन में वो उठाए जाएं और सरकार को घेरा जाए। कुलवीर जी, इसी के साथ देखिए पंजाब कांग्रेस में तो हम देख रहे हैं कि अंतर्कलह चल रही है और इसी वजह से कल हरीश रावत इस कलह को खत्म करने आए हैं। अब सेशन में एक ही दिन रह गया है, आज का और कल का दिन मात्र शेष है और परसों से ये सेशन शुरू होने वाला है। अगर सेशन से पहले ये जो मुद्दे हैं ये खत्म हो जाते हैं और जो अंतर्कलह है वो खत्म हो जाती है तो शायद कहीं ना कहीं जो सेशन है उसमें कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो देखने को नहीं मिलेगी और जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो वहां पर उनके सामने नहीं खड़े होंगे। लेकिन कलह की वजह से ही जो तस्वीर वहां पर होगी वो वाकई देखने वाली होगी। देखिए मुस्कान, हरीश रावत का आपने जिक्र किया तो हरीश रावत का अभी तक का जो दौरा रहा है पंजाब का, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दवा लेकर आते हैं और दर्द देकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि कल भी उन्होंने जो मीटिंग की उसके बाद एक बयान जारी किया जिस पर बवाल मच गया है। उन्होंने अपने जो कार्यकारी प्रधान और प्रधान हैं कांग्रेस के, उनको 5 प्यारे की संज्ञा जो है वो दे दी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस जो है वो घिर गई है और हो सकता है कि इस मामले को लेकर सदन में भी अच्छा खासा हंगामा देखने को मिले, क्योंकि विपक्ष इस ताक में रहता है कि क्या-क्या मुद्दे जो हैं वो सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास हो सकते हैं सदन में उठाने के लिए, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि संवेदनाओं से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है। 5 प्यारे जो हैं वो ये कहें कि एक आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है और ये कहें कि गुरु स्वरूप उनको माना जाता है। तो ऐसे में एक आम आदमी की तुलना उनसे करना ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय बयान इसको समझा जा रहा है हरीश रावत का। तो इसको लेकर सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है, क्योंकि कल से ही काफी तीखी प्रतिक्रियाएं जो है विपक्षी दलों की इस पर आने लगी हैं। तो कह सकते हैं कि ये मुद्दा भी जो है वो विधानसभा के सेशन तक पूरी तरह से चरम सीमा तक भग सकता है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि हरीश रावत जो है वो उनकी कोई कोशिश जो है वो कामयाब हो पाएगी। हालांकि ये अच्छा होगा कांग्रेस के लिए यदि एकजुट हो जाती है, हरीश रावत की कोशिशें जो उनका सम्मान करते हुए कहीं ना कहीं एकता दिखाती है। लेकिन हरीश रावत यदि खुद ही इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो डबल घेरे में यानी कि डबल आरोपों में गिरे जाएगी। जी ठीक है कुलवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।